बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। जासूसी जंक्शन में खुश आमदीद। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नए आने वाली वीडियोस के लिए बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। सोच लिया है, जाओ, जेगोर ने कहा और उसकी उंगली ने ट्रिगर पर हरकत की। मगर उसी लम्हे जॉन मैकेंजो बिजली की सी तेजी से नीचे बैठ गया और फिर कमरा जेगोर की चीख से गूंज उठा, क्योंकि नीचे बैठते ही जॉन मैकेंजो ने पलक झपकने में जेगोर को उठाकर अपने पीछे खड़े हुए चीकू और सुमार पर उछाल दिया और जेगोर चीखता हुआ उन दोनों से जा टकराया और वो तीनों एक दूसरे से टकराकर नीचे जा गिरे। और फिर इससे पहले कि वो संभलते, जॉन मैकेंजो ने इंतहाई फुर्ती से जेब से रिवॉल्वर निकाला और दूसरे लम्हे कमरे में लगातार 3 धमाकों के साथ 3 चीखें गूंजी और जेगोर समेत वो दोनों फर्श पर गिरकर तड़पने लगे। वाइल्ड टाइगर को तुमने चूहा समझ लिया था, घटिया बदमाश, जॉन मैकेंजो ने हकारत आमेज लहजे में एक तरफ थूकते हुए कहा। सुमार ने उठने की कोशिश की, लेकिन उसी लम्हे जॉन मैकेंजो ने एक बार फिर ट्रिगर दबा दिया और सुमार एक झटके से साकित हो गया। जेगोर और चीकू को गोलियां सीने और पहलों में लगी थीं। उनकी हरकत अब आहिस्ता आहिस्ता सुस्त पड़ती जा रही थी और चंद लम्हों बाद वो तीनों साकित हो गए। उनके इर्द गिर्द की जमीन खून से सुर्ख हो गई, क्योंकि फायरिंग की आवाज़ों के बावजूद और कोई आदमी अंदर न आया था। इसलिए जॉन मैकेंजो समझ गया कि यहाँ जेगोर के ये 2 साथी मौजूद थे और बस्ती वाले शायद ऐसी फायरिंग के आदी रहे होंगे। चुनाचे रिवाल्वर उसने जेब में डाला, एक मशीन गन उठाकर कांधे से लटकाई और फिर आगे बढ़कर उसने बेंच पर पड़े हुए सरदावर को उठाकर कांधे पर लाद लिया। इसके बाद वो मुड़ा और उसने दूसरे हाथ से बैग उठाया और तेज तेज कदम उठाता मकान से बाहर निकलता चला गया। मकान से बाहर निकलते ही उसे सामने साहिल पर एक जदीद तरीन लॉन्च खड़ी नजर आई। लॉन्च पर कोई आदमी न था, शायद ड्राइवर को वापस भेज दिया गया था। बहरहाल जॉन मैकेंजो बैग और सरदावर को उठाए तेजी से लॉन्च की तरफ बढ़ता चला गया। उसने लॉन्च में दाखिल होते ही सरदावर को एक तरफ लिटाया और लंगर उठाकर इंजन की तरफ बढ़ गया। दूसरे लम्हे लॉन्च एक झटके से आगे बढ़ी और तेजी से समंदर में तैरती चली गई। जॉन मैकेंजो अब पूरी तरह मुतमईन था। काफी अंदर आने के बाद जॉन मैकेंजो ने लॉन्च का इंजन बंद कर दिया और अब लॉन्च समंदर की लहरों पर कश्ती की तरह तैरने लगी। तो उसने करीब पड़ा हुआ बैग उठाया और उसमें से वसी ही तामल का ट्रांसमीटर निकालकर उस पर रेड फॉक्स की फ्रीक्वेंसी सेट करने लगा। यस, रेड फॉक्स स्पीकिंग, ओवर। थोड़ी देर की कोशिश के बाद ट्रांसमीटर पर रेड फॉक्स की आवाज़ उभरी। वाइल्ड बोल रहा हूँ जनाब, ओवर, जॉन मैकेंजो ने जवाब दिया। ओह, क्या रिपोर्ट है, ओवर। रेड फॉक्स की इश्तियाक भरी आवाज़ सुनाई दी और जॉन मैकेंजो ने जवाब में तमाम सूरत हाल तफसील से बता दी। वेरी गुड, तुम मुझे पहले कॉल कर लेते तो तुम्हें उस जेगोर के पास जाने की ज़रूरत ही ना पड़ती। मैं पाकेशिया में अपने सफारत खाने को कॉल कर देता हूँ, वो तुम्हें और सरदावर को कवर कर लेंगे। उसके बाद उसे वहाँ से निकालना आसान हो जाएगा, ओवर, जॉन मैकेंजो ने हैरत भरे लहजे में कहा। कैसे जनाब? सीक्रेट सर्विस तो भूखे कुत्तों की तरह हमारी तलाश में होगी, ओवर, जॉन मैकेंजो ने हैरत भरे लहजे में पूछा। इसका तरीका भी मैंने सोच लिया है। 2-4 रोज बाद सफारत खाने के किसी मुलाजिम की अचानक मौत का ऐलान कर दिया जाएगा और फिर उसकी लाश का ताबूत वेस्टर्न कॉर्मन लाया जाएगा। लेकिन उस ताबूत में उस मुलाजिम की लाश की बजाय सरदावर और उस मुलाजिम के मेकअप में बेहोश पड़े हुए होंगे। बोलो कैसा तरीका है, ओवर, रेड फॉक्स ने कहा। वेरी गुड बॉस, बहुत खूबसूरत तरीका है, आप वाकई बॉस हैं, वेरी गुड, जॉन मैकेंजो ने खुले दिल से रेड फॉक्स की जहानत का एतराफ़ करते हुए कहा। ओके, अब तो मुझे वो जगह बताओ ताकि सफारत खाने वाले तुम्हें और सरदावर को ले लें, ओवर, रेड फॉक्स ने पूछा। जनाब, यहाँ साहिल से करीब ही छोटे छोटे गैराबाद जजीरे हैं। मैं लॉन्च में वहाँ पहुँच जाता हूँ। सफारत खाने वाले मुझे वहाँ से ले सकते हैं, ओवर, जॉन मैकेंजो ने कहा। ओके, तुम वहाँ पहुँचने के बाद अपनी लांच को छुपा देना। मैं सफ़ीर से कहूँगा कि वो अपने मखसूस हेलीकॉप्टर के ज़रिए तुम दोनों को वहाँ से उठा लेगा, ओवर, रेड फॉक्स ने कहा। अगर ऐसा हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है, वरना वो लॉन्च में आए तो हो सकता है सीक्रेट सर्विस वाले मशकूक हो जाएं, ओवर, जॉन मैकेंजो ने कहा। ठीक है, ऐसा ही होगा। वहाँ हमारे सफ़ीर के पास ज़ाती हेलीकॉप्टर है, ओवर, रेड फॉक्स ने कहा। ओके सर, ओवर, जॉन मैकेंजो ने जवाब दिया। ओवर एंड ऑल, रेड फॉक्स ने कहा और जॉन मैकेंजो ने ट्रांसमीटर ऑफ करके दोबारा इंजन चला दिया और फिर लॉन्च का रुख वापस जजीरों की तरफ कर दिया। इमरान जजीरे पर घूमता फिर रहा था। पूरा जजीरा गैराबाद और खाली था, कहीं कोई इंसान नजर न आ रहा था। इमरान ने सरदावर का नाम लेकर जोर जोर से आवाज़ें भी थी, लेकिन उसकी अपनी आवाज़ ही जजीरे में गूंज कर रह गई और यहाँ से कोई जवाब ना आया था। लेकिन उसकी अपनी आवाज़ ही जजीरे में गूंज कर रह गई और कहीं से कोई जवाब ना आया। घूमते घामते अचानक इमरान एक जगह ठिठक कर रुक गया। उस जगह किसी चीज़ के घिसटने के आसार वाजे थे। मुड़ी तुड़ी झाड़ियों से साफ अंदाजा होता था कि कोई इंसान उन पर से घिसटता हुआ आगे बढ़ा है
और उसके घिसटने की वजह से एक लकीर सी बन गई थी। इमरान उस लकीर के साथ साथ चलता हुआ आगे बढ़ता चला गया। जो जो इमरान आगे बढ़ता चला गया, घिसटने के आसार बढ़ते चले गए और फिर इमरान जजीरे के शुमाली खाड़े तक पहुंच गया। और फिर उसकी नज़र घास पर पड़े हुए एक कलम पर पड़ी। उसने तेजी से झुककर वो कलम उठा लिया और दूसरे लम्हे उसके हलक से एक तवील सांस निकल गई। कलम पर उसी लेबॉर्ट्री का मखसूस निशान मौजूद था जिसके सरबराह सरदावर थे। उस कलम के मिलने के बाद अब इस बात में कोई शक न रह गया था कि सरदावर को यहाँ पर लाया गया है, और कलम की इस तरह यहाँ मौजूदगी से ये बात भी वाज़ेह हो गई थी कि सरदावर ही यहाँ घिसटते रहे हैं और इस वजह से ये कलम उनकी जेब से निकल कर गिरा है। लेकिन फिर सरदावर कहाँ गए? इमरान ने इधर उधर देखा। घिसटने के आसार अब जनूब की तरफ बढ़ने लगे थे और थोड़ी दूर जाने के बाद इमरान यकलख्त रुक गया, क्योंकि सामने ऐसी ढलवान मौजूद थी जिस पर न सिर्फ नमी मौजूद थी बल्कि नमी की ज्यादती की वजह से उस पर काई सी जम गई थी, और उस काई पर मौजूद निशानात से साफ जाहिर हो रहा था कि घिसटने वाला शख्स यहाँ पहुंचते ही काई पर से फिसला और फिर समंदर में जा गिरा। अब हर बात वाज़ेह हो गई थी कि सरदावर को यहाँ लाकर बांध दिया गया और सरदावर होश में आने के बाद घिसटते हुए किनारे पर पहुंचे और फिर काई पर से फिसल कर समंदर में गिर पड़े। उसके बाद सोचते हुए इमरान जैसे शख्स को भी बेख्तियार झुरझुरी सी आ गई, क्योंकि बंधे हुए शख्स का इतनी बुलंदी से समंदर में गिरने के बाद जो होशर हो सकता है वो अजहर मिन शम्स था। इमरान चंद लम्हे खड़ा वहां दांतों से होंठ काटता रहा, फिर तेजी से वापस मुड़ा और उस तरफ बढ़ता चला गया जहां लांच लंगर अंदाज थी। ये जजीरे की मशरकी समत थी, क्योंकि इस तरफ ही ऐसी चट्टानें मौजूद थीं जहां न सिर्फ लांच को लंगर अंदाज किया जा सकता था बल्कि वहां से जजीरे पर भी चढ़ा जा सकता था, वरना बाकी हर तरफ से जजीरे पर चढ़ना नामुमकिन था। इमरान तेज तेज कदम उठाता आगे बढ़ता चला गया। मशरकी समत पहुंचते ही वो मुख्तलिफ चट्टानों को फलांगते हुए लॉन्च के करीब पहुंच गया। लॉन्च का मालिक लॉन्च पर खामोश खड़ा हुआ था। इमरान को देखते ही वो चौंक पड़ा। इमरान जंप लगाकर लॉन्च में सवार हो गया। क्या हुआ साहब, क्या माल मिल गया? मालिक ने इश्तियाकामेज लहजे में पूछा। नहीं, तुम लॉन्च को शुमाली समत ले चलो, इमरान ने सख्त लहजे में जवाब देते हुए कहा। जनाब, अगर आप मुझे माफ़ फरमा दें तो ये मुझ पर रहम होगा, पहले ही मेरा आज कारोबार का नुकसान हो गया है, मालिक ने संजीदा लहजे में कहा। मैं जानता हूँ तुम शरीफ आदमी हो, मैं जजीरे पर गया इसीलिए था। अगर तुम मुजरिम हो तो तुम मुझे वहां छोड़कर जरूर भाग जाते। अब तुम फिक्र ना करो, तुम्हें माकूल मुआवजा दिया जाएगा, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, और फिर उसने जेब से बड़े नोट की एक गड्डी निकालकर मालिक की जेब में ज़बरदस्ती ठोंस दी, और मालिक का चेहरा इतनी बड़ी गड्डी देखकर मुसरत से खिल उठा। और जनाब, ये तो बहुत बड़ी रकम है, मालिक ने फरते मुसरत से कांपते हुए लहजे में कहा। ओह, छोड़ो इस बात को, तुम लॉन्च को शुमाली समत ले चलो, इमरान ने बड़े बेनियाजाना लहजे में जवाब देते हुए कहा, जैसे इतनी बड़ी रकम की उसकी नज़रों में ज़रा बराबर भी हैसियत ना हो। और मालिक ने सर हिलाते हुए लॉन्च आगे बढ़ा दी। अब उसके अंदाज में इमरान के लिए एहतराम नुमाया हो गया था। शुमाली समत पहुंचकर इमरान ने उस जगह लॉन्च रुकवा दी जहां उसके अंदाजे के मुताबिक सरदावर फिसल कर गिरे होंगे, और अब वो गौर से इधर उधर देख रहा था। आप क्या देख रहे हैं जनाब, मुझे बताइए, शायद मैं आपकी मदद कर सकूं, मालिक ने कहा। अगर कोई आदमी जिसके हाथ पैर बंधे हुए हों जजीरे पर से समंदर में गिरे तो क्या वो बच सकता है? इमरान ने कहा। ऐसी सूरत में तो नामुमकिन है, बशर्ते कि उसे कोई बचाने वाला ना आ जाए, मालिक ने जवाब दिया। क्या इधर से मछेरे या दूसरी लांचों वाले गुजरते हैं? इमरान ने पूछा। नहीं जनाब, मछेरों का तो ये रास्ता ही नहीं है, और आमतौर पर तफरीह करने वाले इधर नहीं आते। ये जगह साहिल से बहुत दूर हो जाती है, लांच के मालिक ने सर हिलाते हुए जवाब दिया। अच्छा ठीक है, अब वापस चलो, इमरान ने एक तवील सांस लेते हुए कहा। जाहिर है अब उसके सिवा उसके पास और कोई चाराकार ही ना था। इस बार चक्कर ही ऐसा चला था कि हर कदम पर उसे मायूसी ही हो रही थी। सरदावर और समंदर में गिरे जरूर थे, लेकिन फिर उनका क्या बना? क्या वो डूबकर समंदरी मछलियों की खुराक बन गए या उन्हें बचा लिया गया? वो जॉन मकैंजो कहाँ गया? ये ऐसे सवालात थे जिनका बज़ाहिर कोई जवाब ना था। अब उसके सिवा और कोई चारा ना था कि इमरान जॉन मकैंजो को ढूंढ निकाले। सरदावर की तरफ से तो वो मुकम्मल तौर पर मायूस हो चुका था। सर, अगर आप कहें तो जाबी गोट जाकर पता कर लें, क्योंकि यहाँ मछेरों की बस्ती करीब ही है। हो सकता है गिरने वाले को किसी मछेरे ने ही बचा लिया हो। कभी कभार शॉर्टकट की वजह से मछेरे इधर से ही कश्तियाँ लेकर गुजरते हैं, लांच के मालिक ने इमरान को खामोश देखकर कहा। मोटी रकम पाकर उसे अब इमरान से खसूसी दिलचस्पी पैदा हो गई थी। नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है, तो मुझे घाट पर पहुंचा दो, इमरान ने सर हिलाते हुए जवाब दिया। उसने अब यही फैसला किया था कि सीक्रेट सर्विस की मदद से इस पूरे इलाके को छानेगा, फिर शायद सरदावर के बारे में कोई इल्म हो सके। और मालिक ने सर हिलाते हुए लांच आगे बढ़ा दी, और फिर मुसलसल तेजी से सफ़र करने के बाद कुछ ही देर में वो वापस घाट पर पहुंच गए।
इमरान ने उसका शुक्रिया अदा किया और फिर लान से उतरकर वो पार्किंग की तरफ बढ़ता चला गया। उसका जहन बुरी तरह उलझा हुआ था। न सिर्फ उलझा हुआ था बल्कि उसे यूं लगता था जैसे उसका जहन माउफ होकर रह गया हो। उसने बेख्याली में कार का दरवाज़ा खोला और फिर दूसरे लम्हे वो चौंक पड़ा क्योंकि कार के स्टीयरिंग के साथ एक पर्चा बंधा हुआ था। इमरान ने पर्चे को झपटा और फिर उसकी नज़रें तेज़ी से उस पर मौजूद तहरीर पर दौड़ने लगी, मगर दूसरे लम्हे उसके चेहरे पर शदीद झंझलाहट के आसार उभरे। उसका ख्याल था कि पर्चा उसके किसी साथी की तरफ से होगा, मगर यह पर्चा ट्रैफिक सार्जेंट की तरफ से था, जिसमें उसे हिदायत की गई थी कि कार का दरवाज़ा लॉक ना करने की वजह से उसकी कार चोरी भी हो सकती है, इसलिए आइंदा वो मोहतात रहे। और इमरान ने झंझलाहट में पर्चा मरोड़कर बाहर फेंका और दूसरे लम्हे उसकी कार एक झटके से आगे बढ़ी और फिर शहर की तरफ तेज रफ्तारी से दौड़ती चली गई। जॉन मैकेंजो इंतहाई तेज रफ्तारी से लॉन्च दौड़ाता हुआ वापस जजीरे पर पहुंच गया। उसने सरदावर को उठाकर कांधे पर लादा और फिर चट्टानों को फलांगता हुआ जजीरे पर चढ़ गया। उसे गार का मोहल्ले को मालूम था, इसलिए वो सीधा उस गार की तरफ बढ़ा और सरदावर को गार में लटाकर वो वापस लॉन्च पर आया। लॉन्च से ट्रांसमीटर और दीगर ज़रूरी सामान लेने के बाद वो दोबारा गार में पहुंच गया। पहले उसका ख्याल यही था कि वो लॉन्च का इंजन चलाकर उसे समंदर में धकेल देगा, लेकिन अब उसने अपना इरादा बदल लिया, क्योंकि इस तरह खाली लॉन्च किसी भी जगह चेक हो सकती है, वरना हो सकता है इस तरह तलाश वगैरह शुरू हो जाए। चुनाचे उसने यही फैसला किया कि सरदावर को सफारत खाने हेलीकॉप्टर के जरिए भेजकर वो खुद इस लॉन्च के जरिए शहर जाएगा और फिर वहां से सफारत खाने चला जाएगा। इस तरह किसी को कानो कान भी खबर ना होगी और सरदावर को इस मुल्क से अगवा कर लिया जाएगा। उसने सरदावर के हाथ और पैर एक बार फिर रस्सी से बांधे और फिर टार्च उठाकर वो कार से बाहर निकल आया। अब शाम होने वाली थी और उसे खदशा था कि किसी भी लम्हे अंधेरा काफ़ी ज़्यादा फैल सकता है। उसकी नज़रें आसमान पर जमी हुई थी और वो खासा बेचैन था। तकरीबन आधे घंटे के बाद उसने दूर आसमान पर एक छोटे से हेलीकॉप्टर को चेक कर लिया। हेलीकॉप्टर खासी बुलंदी पर था और तेज़ी से उसी जजीरे की समत बढ़ता चला जा रहा था। जॉन मैकेंजो की नज़रें उस हेलीकॉप्टर पर जम गई। हेलीकॉप्टर आगे बढ़ने के साथ साथ नीचे भी होता जा रहा था। अलबत्ता जॉन मैकेंजो ये सोच रहा था कि हेलीकॉप्टर शहर की समत से आने की बजाय मुखालिफ समत की तरफ से आ रहा था। चंद लम्हों बाद हेलीकॉप्टर जजीरे के ऊपर पहुंच गया और फिर थोड़ा सा आगे बढ़कर उसने एक चक्कर काटा और फिर वापस जजीरे की तरफ बढ़ाया। अब चूंकि वो काफ़ी नीचे आ गया था, इसलिए जॉन मैकेंजो ने उस पर बने हुए अपने मुल्क के झंडे को बखूबी पहचान लिया था और उसका दिल उस झंडे को देखकर बलियों उछलने लगा। उसने तेजी से हाथ हिलाने शुरू कर दिए। अभी चूंकि अंधेरा पूरी तरह ना फैला था, इसलिए उसे यकीन था कि हेलीकॉप्टर में उसे देखा जा रहा होगा और फिर हेलीकॉप्टर आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब उतरता चला गया। हेलीकॉप्टर का दरवाज़ा खुला और फिर एक नौजवान उछलकर नीचे उतरा। तेजी से जॉन मैकेंजो की तरफ बढ़ता चला आया। रेड फॉक्स, आने वाले ने करीब आकर जोरदार लहजे में कहा। वाइल्ड टाइगर, जॉन मैकेंजो ने जवाब दिया। ओह, कहाँ है वो आदमी जिसे ले जाना है? आने वाले ने इधर उधर देखते हुए कहा। आप कौन हैं? जॉन मैकेंजो ने एहतियातन पूछा। मैं सफारत खाने का सेकंड सेक्रेटरी जॉर्ज आर्नल्ड हूँ। रेड फॉक्स की कॉल आई थी कि एक आदमी को जजीरे से सफारत खाने ले जाना है और फिर ताबूत के जरिए उसे वेस्टर्न कॉर्मन पहुंचाना है, और ये भी बताया कि रेड फॉक्स का मातहत वाइल्ड टाइगर वहां मौजूद होगा। आर्नल्ड ने तफसील से जवाब देते हुए कहा। लेकिन अब शहर की समत से नहीं आए, जबकि सफारत खाना शहर में है। जॉन मैकेंजो ने पूछा। ओह, इसकी हिदायत भी रेड फॉक्स नहीं की थी। उन्होंने कहा था कि पहले हेलीकॉप्टर समंदर की मुखालिफ समत शहर से बाहर जाए और फिर काफ़ी दूर से चक्कर काट कर समंदर के अंदर जजीरे तक पहुंचे और इसी तरह वापसी भी हो, ताकि इस मुल्क की सीक्रेट सर्विस या इंटेलिजेंस हेलीकॉप्टर की मंजिल को चेक न कर सके। आर्नल्ड ने जवाब देते हुए कहा और जॉन मैकेंजो ने इत्मीनान से सर हिला दिया। वो समझ गया था कि रेड फॉक्स ने फितरी एहतियात पसंदी की वजह से ऐसे अहकामात दिए होंगे। ठीक है, आइए, जॉन मैकेंजो ने कहा और फिर आर्नल्ड को लेकर वो गार की तरफ बढ़ता चला गया। सरदावर अभी तक बेहोश पड़े हुए थे। यही वो आदमी है जिसे वेस्टर्न कॉर्मन पहुंचाना है। जॉन मैकेंजो ने झुककर सरदावर को उल्टाकर कांधे पर लाते हुए कहा। क्या ये कोई अहम आदमी है? वैसे सियासी हलकों में तो ये कभी नजर नहीं आया, आर्नल्ड ने कहा। ये इस मुल्क का इंतहाई काबिल साइंसदान है, इसका सियासत वगैरह से कोई ताल्लुक नहीं है। जॉन मैकेंजो ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और फिर सरदावर को उठाए वो आर्नल्ड समेत गार से बाहर निकला और हेलीकॉप्टर की तरफ बढ़ता चला गया। हेलीकॉप्टर की पिछली सीट पर उसने सरदावर को लिटा दिया। हेलीकॉप्टर में और कोई आदमी मौजूद न था। आइए, आर्नल्ड ने पायलट सीट पर सवार होते हुए कहा। नहीं, मैं वापस शहर जाऊंगा और वहां से फिर सफारत खाने पहुंचूंगा। तुम इसे एहतियात से ले जाओ और सुनो, इस आदमी की तलाश में इस वक्त पूरी सीक्रेट सर्विस, इंटेलिजेंस, पुलिस और हो सकता है हर आदमी हो।
اس لیے انتہائی احتیاط کی ضرورت ہے۔ دوسری بات یہ کہ ویسٹرن کارمن کے لیے اس آدمی کا زندہ وجود انتہائی قیمتی ہے، اس لیے اس بات کا ہر طرح سے خیال رکھا جائے کہ انہیں کوئی نقصان نہ پہنچے۔ اور آخری بات یہ کہ یہ بین الاقوامی شہرت کے حامل سائنسدان ہیں، کوئی مجرم نہیں، اس لیے ان کے ساتھ انتہائی ادب و احترام کا سلوک کیا جائے۔ جان مکینزو نے آرنلڈ کو باقاعدہ ہدایات دیتے ہوئے کہا، آپ فکر نہ کریں جناب، ہر طرح کا خیال رکھا جائے گا۔ ریڈ فاکس نے ہمیں اس سلسلے میں پہلے ہی ہدایات دے دی ہیں، لیکن آپ کی باتوں سے صحیح وضاحت ہو گئی ہے۔ آرنلڈ نے سر ہلاتے ہوئے کہا اور جان مکینزو اسے گڈ بائی کہتا ہوا پیچھے ہٹ گیا۔ دوسرے لمحے ہیلی کاپٹر کا پنکھا حرکت میں آیا اور چند لمحوں بعد وہ آسمان کی طرف تیزی سے بلند ہوتا چلا گیا۔ کافی بلندی پر جا کر اس نے رخ بدلا اور پھر جس طرف سے آیا تھا اس طرف کو بڑھتا چلا گیا۔ جان مکینزو اس وقت تک اسے دیکھتا رہا جب تک وہ اسے نظر آتا رہا۔ جب وہ نظروں سے غائب ہو گیا تو اس نے ایک طویل سانس لی۔ اس کا مشن مکمل طور پر کامیاب ہو گیا تھا۔ اس کے بے شمار کارناموں میں ایک اور کارنامے کا اضافہ ہو گیا تھا۔ چنانچہ وہ تیز تیز قدم اٹھاتا واپس غار کی طرف بڑھا۔ وہاں سے اس نے ٹرانسمیٹر اور رقم کا بیگ اور دوسرا سامان اٹھایا اور جزیرے کے اس کنارے کی طرف بڑھتا چلا گیا جدھر اس نے لانچ باندھی ہوئی تھی۔ چند لمحوں بعد اس کی لانچ انتہائی تیز رفتاری سے پانی کی سطح پر تیرتی ہوئی کنارے کی طرف بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ اسے چونکہ یقین تھا کہ عمران اور سیکرٹ سروس پورے شہر میں اسے تلاش کرتے پھر رہے ہوں گے، اس لیے اس نے یہی فیصلہ کیا کہ سیدھا سفارت خانے چلا جائے تاکہ سرداور کے ساتھ وہ بھی مکمل طور پر محفوظ ہو جائے۔ تھوڑی دیر بعد لانچ گھاٹ پر پہنچ گئی اور اس نے لانچ کو ایک طرف ہٹا کر باندھا اور پھر سامان اٹھائے وہ لانچ سے نیچے اترایا۔ ابھی اس نے لانچ سے اتر کر چند ہی قدم اٹھائے ہوں گے کہ ایک لمبا تڑنگا نوجوان ایک طرف سے نکل کر اس کی طرف بڑھتا چلا آیا۔ لانچ آپ لے آئے ہیں صاحب، سمار کہاں ہے؟ اس نوجوان نے تیزی سے جان مکینزو کے قریب آتے ہوئے قدرے سخت لہجے میں کہا۔ وہ جابی گوٹ میں ہی ہے۔ کیوں؟ جان مکینزو نے بھی سخت لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ مگر اس نے تو کہا تھا کہ وہ لانچ خود واپس لائے گا اور کرایہ بھی ادا کرے گا، نوجوان نے قدرے بگڑے ہوئے تیوروں سے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوہ، تو تمہیں کرایہ ادا نہیں ہوا؟ کیا تم مالک ہو اس لانچ کے؟ جان مکینزو نے چونکتے ہوئے پوچھا۔ کہاں ادا ہوا ہے؟ اس لیے تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، نوجوان نے جواب دیا۔ تو اس میں گھبرانے کی کیا بات ہے؟ تمہیں کرایہ چاہیے، کرایہ لے لو۔ بولو کتنا کرایہ ہے، اور سنو غلط بیانی نہ کرنا ورنہ جگور کو جانتے ہو، لانچ سمیت زندہ جلا دے گا۔ جان مکینزو نے تیز لہجے میں کہا۔ اس نے جان بوجھ کر یہ دھمکی دی تھی تاکہ وہ لانچ میں آ کر زیادہ رقم ایٹھنے کی کوشش نہ کرے۔ 20,000 روپے طے ہوا تھا، نوجوان نے جواب دیا۔ اس کے چہرے پر جگور کا نام سن کر قدرے خوف کے آثار نمایاں ہو گئے تھے۔ یہ لو 20,000، اور سنو اگر تم نے غلط بیانی سے کام لیا ہے تو ایک بار پھر سوچ لو، ایسا نہ ہو کہ لانچ میں آ کر سب کچھ کھو بیٹھو۔ جان مکینزو نے کوٹ کی اندرونی جیب میں ہاتھ ڈالتے ہوئے کہا۔ 10,000 دے دیجیے، نوجوان نے اس بار قدرے شرمندہ لہجے میں کہا، اور جان مکینزو نے مسکراتے ہوئے جیب سے نوٹوں کی گڈی نکالی اور پھر اس میں سے 100 نوٹ گن کر نوجوان کے حوالے کر دیے۔ نوجوان نے نوٹوں کو گنا اور پھر جیب میں رکھ کر اس نے جان مکینزو کا شکریہ ادا کیا اور تیزی سے اپنی لانچ کی طرف بڑھتا چلا گیا، جبکہ جان مکینزو کا رخ ٹیکسی سٹینڈ کی طرف تھا۔ عمران کی پریشانی دیکھنے والی تھی۔ پوری سیکرٹ سروس جان مکینزو کو ڈھونڈنے میں ناکام ہو چکی تھی، کہیں سے بھی اس کا کوئی پتہ نہ چل رہا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے اسے آسمان کھا گیا ہو یا زمین نکل گئی ہو۔ سرداور کے متعلق سوچ سوچ کر اس کا ذہن معاف ہو چکا تھا۔ ان کی لاش کے متعلق کہیں سے کوئی اطلاع نہ ملی تھی۔ عجیب چکر چل گیا ہے، کوئی سر پیر ہی سمجھ نہیں آ رہا۔ سامنے بیٹھے ہوئے بلیک زیرو نے کافی دیر کی خاموشی کے بعد گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے کہا۔ میرا خیال ہے اب مجھے سیکرٹ سروس سے استعفیٰ دے کر کسی دریا کے کنارے بیٹھ کر اللہ اللہ کرنی چاہیے۔ اب جاسوسی میرے بس کا روگ نہیں رہا، عمران نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا، اور بلیک زیرو حیرت سے عمران کو دیکھنے لگا۔ اس نے آج تک بڑے سے بڑے اور نازک سے نازک مقامات پر بھی عمران کو حوصلہ ہارتے نہ دیکھا تھا، لیکن اب عمران کی حالت اور اس کی مایوسانہ گفتگو سن کر یوں محسوس ہوتا تھا جیسے یہ اصل عمران ہی نہ ہو۔ آپ آخر اتنے مایوس کیوں ہو رہے ہیں؟ پہلے تو کبھی آپ پر یہ کیفیت طاری نہیں ہوئی، بلیک زیرو نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ مایوسی کی بات نہیں، صرف مجھے اس بات کا افسوس ہے کہ سرداور میری وجہ سے مارے گئے ہیں، اور شاید میں اس بات پر اپنے آپ کو زندگی بھر معاف نہ کروں، عمران نے سنجیدہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ مجھے یقین نہیں آتا کہ سرداور ہلاک ہو گئے ہوں گے، ضرور کوئی چکر چلا ہوگا، بلیک زیرو نے کہا۔ چکر کیسا؟ یہاں تو ہر چیز گھن چکر بن کر رہ گئی ہے۔ یہ جان مکینزو تو مجھے کسی چکر باز دیوانہ قسم کی فلم کا ہیرو لگتا ہے۔ ویسے ایک بات ہے بلیک زیرو، چکر کہاں نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں کہ اگر چکر ایجاد نہ ہوتا تو دنیا آج بھی غاروں میں رہی ہوتی، اور وہاں نہ سیکرٹ سروس ہوتی، نہ X2 اور نہ بلیک زیرو، بس پتھر اٹھائے جنگلی جانوروں کا شکار کرتے پھرتے، جانور سینگ اٹھائے ہمارا شکار کرتے پھرتے۔
इमरान की जुबान चल निकली और ब्लैक जीरो ने इत्मीनान का एक तवील सांस लिया। इमरान के चेहरे पर एक बार फिर हमाकत के मखसूस आसार छा गए थे और चंद लम्हे पहले जो परेशानी और मायूसी उसके चेहरे पर छाई हुई थी अब उसका नामो निशान तक न था। शिकार तो अब भी हो रहा है, जंगली जानवरों का नहीं, इंसानों का। अब शिकार करने वाले मुहज्जिब हो गए हैं, इसलिए जाहिर है मुहज्जिब अंदाज में मुहज्जिब जिन्स का ही शिकार करते हैं। ब्लैक जीरो ने हंसते हुए कहा, अरे कहाँ अब भी ब्लैक पत्थर, ओल्ड लाइन, ब्लू कैट, वाइल्ड टाइगर और रेड फॉक्स जैसे शिकार और शिकारी फिर रहे हैं। हाँ, रेड फॉक्स का शिकार तो हो सकता है। इमरान ने रेड फॉक्स का नाम लेते हुए चौंक कर कहा। रेड फॉक्स का शिकार? क्या मतलब? ब्लैक जीरो ने चौंकते हुए कहा। मतलब अभी बताता हूँ, इमरान ने चहकते हुए कहा। उसकी आंखों में मखसूस किस्म की चमक उभर आई थी और फिर उसने तेजी से टेलीफोन अपनी तरफ खिसकाया और फिर रिसीवर उठाकर उसने वेस्टर्न कॉमन का डायरेक्ट कोड नंबर घुमाकर सीक्रेट सर्विस के चीफ के नंबर घुमाने शुरू कर दिए। चूंकि वह पहले उसे फोन कर चुका था इसलिए उसे नंबर जुबानी याद थे। हेलो। राब्ता कायम होते ही दूसरी तरफ से भारी आवाज गूंजी और आवाज सुनते ही इमरान पहचान गया कि रेड फॉक्स बोल रहा है। जनाब, मैं जॉन बोल रहा हूँ, इमरान ने जॉन मकैन्जो की लहजे में बात करते हुए कहा। लहजे से हल्की सी घबराहट नुमाया थी। क्या बात है जॉन मकैन्जो, तुम घबराए हुए क्यों हो और ट्रांसमीटर कॉल की बजाय फोन कॉल क्यों की है? दूसरी तरफ से बोलने वाले के लहजे में सख्ती के साथ साथ हैरत भी थी। बॉस, ट्रांसमीटर खराब हो गया है, सही काम नहीं कर रहा, इसलिए मजबूरन मुझे एक्सचेंज से कॉल करनी पड़ी है, इमरान ने दानिस्ता बहाना बनाते हुए कहा। ओह, मगर तुम हेलीकॉप्टर में बैठकर सफारत खाने क्यों नहीं चले गए थे, जबकि मैंने तुम्हें कहा था? तुम खामखा लॉन्च में बैठकर शहर चले गए। तुम्हें सरदावर के साथ ही सफारत खाने पहुंच जाना चाहिए था। अब बोलो परेशानी क्या है, क्यों फोन किया है? रेड फॉक्स ने सख्त लहजे में कहा और इमरान की आंखों में चमक के साथ साथ चेहरे पर मुसरत के आसार भी उभर आए थे। जाहिर है सरदावर की जिंदगी की खबर भी मिल गई थी और क्लू भी। बॉस, कोई खास वजह तो नहीं थी, मैंने तो एहतियातन ऐसा किया था। परेशानी सर इस बात की है कि मुझे अब शक पड़ रहा है कि सरदावर असली नहीं थे। मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक कार में एक शख्स को देखा है जो बिल्कुल सरदावर से मिलता जुलता था। इस बात से मैं मशकूक हो गया हूँ, इमरान ने तेजी से एक नई बात सोचकर कह दी। ओह, ये कैसे हो सकता है? इमरान ने तुम्हें खुद तो उससे मिलवाया था, हो सकता है वो उससे मिलता जुलता कोई और आदमी हो, रेड फॉक्स ने चौंक कर और परेशान लहजे में कहा। सर, हो सकता है, लेकिन मेरी छठी हिस्स कह रही है कि मामला गड़बड़ है। बहरहाल मुझे उसकी तस्दीक करनी पड़ेगी, इमरान ने दानिस्ता गोलमोल बात करते हुए कहा। कैसे तस्दीक करोगे? रेड फॉक्स ने पूछा। जाहिर है जनाब के इमरान को टटोलूंगा, इमरान ने जवाब दिया। अच्छा ठीक है, तुम तसल्ली कर लो, वैसे इमरान है तो ऐसा ही आदमी, उससे कुछ बाइद नहीं कि उसने कोई चक्कर चला दिया हो। फिर मैं सफारत खाने वालों को कह देता हूँ कि वो सरदावर को अभी ना भिजवाएं जब तक तसल्ली ना हो जाए। तुम कब तक ये तसल्ली कर सकते हो? रेड फॉक्स ने कहा। सर, एक दो रोज तो लग ही जाएंगे, इमरान ने मोहतात अंदाज में जवाब देते हुए कहा। ठीक है, लेकिन होशियार रहना, ऐसा ना हो कि इमरान तुम्हारे जरिए सफारत खाने पहुंच जाए। वो इंतहाई होशियार आदमी है, रेड फॉक्स ने कहा। आप बेफिक्र रहें जनाब, बहरहाल मुझे तसल्ली कर लेने दें, फिर मैं आपको रिपोर्ट दूंगा, इमरान ने जवाब दिया। ओके, मैं तुम्हारी रिपोर्ट का मुंतजिर रहूंगा, दूसरी तरफ से रेड फॉक्स ने कहा। और इसके साथ ही राब्ता खत्म हो गया और इमरान ने एक तवील सांस लेते हुए रिसीवर क्रेडल पर रख दिया। देखा, कर लिया ना रेड फॉक्स का शिकार। सरदावर न सिर्फ जिंदा है बल्कि वेस्टर्न कॉमन के सफारत खाने में मौजूद हैं, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। वाकई जो बात नामुमकिन लग रही थी कितनी आसानी से मुमकिन हो गई। मेरा ख्याल है हमें फौरन सफारत खाने पर छापा मार देना चाहिए, ब्लैक जीरो ने कहा। बस इसी फौरन ने तो सारा काम खराब कर रखा है। भाई काले, ये फौरन बड़े मसाइल पैदा कर देता है। जानते हो फौरन किसे कहते हैं? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। फौरन मायनी जल्दी, ब्लैक जीरो ने भी जवाब में मुस्कुराते हुए यूं जवाब दिया जैसे क्लास में बच्चे उस्ताद को सबक सुनाते हैं। अरे वो पुराने जमाने में फौरन का मायनी जल्दी हुआ करता था, अब जदीद दौर है, हर लफ्ज के जदीद मायनी हो गए हैं। फौरन का मतलब है फोर रन। फोर कहते हैं चार को और रन हमारी मुकामी जुबान में कहते हैं औरत को, यानी फौरन का मतलब हुआ चार औरतें, और जहाँ चार औरतें हों वहां जल्दी बेचारी तो कहीं घुस भी नहीं सकती, इसलिए फौरन का मतलब हुआ लड़ाई झगड़ा, ना खत्म होने वाली बातें। यूं कहें कि जहाँ फौरन यानी चार औरतें होंगी या तो लड़ाई झगड़ा होगा या फिर ना खत्म होने वाली बातें होंगी, इमरान ने वजाहत करते हुए कहा। और ब्लैक जीरो फौरन उसकी नई और दिलचस्प तोजी पर बेख्तियार खिलखिलाकर हंस पड़ा। वाकई जितना जदीद मायने आप जानते हैं कोई नहीं जानता, ब्लैक जीरो ने हंसते हुए कहा। अब सुनो,
पहली बात तो यह है कि सफारत खाने पर छापा मारने की बाकायदा इजाज़त ज़रूरी होगी। सर सुल्तान और वजारत खारजा के आला अफसरान को हमराह ले जाना होगा। बड़ी सियासी पेचीदगियाँ पैदा होगी। और दूसरी बात यह कि अब रेड फॉक्स यकीनन सफारत खाने वालों से बात करेगा और जाहिर है वो अब सरदावर को वहाँ रखने की बजाय किसी खुफिया जगह रखेंगे, क्योंकि अगर सरदावर उनके सफारत खाने से बरामद हो गई तो फिर पूरी दुनिया में वेस्टर्न कारमन बदनाम हो जाएगी। इमरान ने यूं समझाते हुए कहा। वाकई ये बात तो है, लेकिन सरदावर को तो छुड़वाना ही है। ब्लैक जीरो ने सर हिलाते हुए कहा। बिल्कुल छुड़वाना है, बेचारे ख्वामख्वाह अजाब भुगत रहे हैं, इमरान ने कहा और फिर उसने रिसीवर उठाकर जूलिया के नंबर डायल करने शुरू कर दिए। यस जूलिया स्पीकिंग। चंद लम्हों बाद ही जूलिया की आवाज़ रिसीवर पर गूंजी। X2। इमरान ने मखसूस लहजे में कहा। यस सर। जूलिया का लहजा यकलख्त मुअद्दब हो गया। जूलिया, तमाम मेंबरों को कॉल करो और तुम सब ने वेस्टर्न कारमन के सफारत खाने की निगरानी करनी है। सरदावर वेस्टर्न कारमन के सफारत खाने में मौजूद हैं और हो सकता है कि वो उन्हें सफारत खाने से किसी भी जरिए से निकाल कर कहीं और ले जाएं। तो तुमने हर कार और हर शख्स को चेक करना है, किसी किस्म की कोताही नहीं होनी चाहिए, इमरान ने कहा। किस वक्त जनाब? जूलिया ने पूछा। जब तुम्हें फुर्सत मिले। 2-4 महीने क्या, 2-4 साल भी फुर्सत ना मिले तो कोई बात नहीं, इमरान ने सख्त और इंतहाई तंजिया लहजे में कहा। ओ सॉरी जनाब, मेरा ये मतलब ना था। ठीक है जनाब, मैं अभी पहुंच जाती हूँ सर, जूलिया ने सख्त घबराए हुए लहजे में कहा। अभी जाओ और सब मेंबरों को लेकर जाओ, सबके पास गाड़ियां और ट्रांसमीटर होने चाहिए। निगरानी इंतहाई खुफिया होगी, सफारत खाने वालों को इसका एहसास नहीं होना चाहिए, इमरान ने कहा। बेहतर जनाब, जूलिया ने जवाब दिया और इमरान ने ओके कहकर रिसीवर रख दिया। अरे हाँ, मुझे ये तो ख्याल भी नहीं रहा कि रेड फॉक्स ने हेलीकॉप्टर का भी जिक्र किया था। इसका मतलब है सफारत खाने वालों का जाती हेलीकॉप्टर भी है। ऐसा ना हो कि वो हेलीकॉप्टर के जरिए सरदावर को कहीं शिफ्ट कर दें, हमारे आदमी कारें ही चेक करते रह जाएं, इमरान ने खुद कलामी के से अंदाज में कहा। अब दोबारा हिदायत देंगे कि अगर हेलीकॉप्टर परवाज करे तो उसका भी ताकुब किया जाए, ब्लैक जीरो ने कहा। नहीं, मैं खुद हेलीकॉप्टर का ख्याल रखूंगा। ठीक है, इमरान ने कहा और फिर उठकर खड़ा हो गया। ब्लैक जीरो भी एहतरामन उठ खड़ा हुआ, मगर इमरान ने उसे बैठने का इशारा किया और फिर तेज तेज कदम उठाता ऑपरेशन रूम से बाहर निकलता चला गया। चूंकि वो अभी तक मेकअप में था, इसलिए गिराज से उसने कार निकाली और फिर चंद लम्हों बाद उसकी कार दानिश मंजिल से निकलकर तेज रफ्तारी से वेस्टर्न कारमन के सफारत खाने की तरफ उड़ी चली जा रही थी।